अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मख्तूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका से बुरी खबर क्या आई? मुख्तलिफ ममालिक ने उनकी कंपनी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। अब नई खबर ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश ने अडानी ग्रुप को झटका देते हुए बिजली की खरीदारी निस्फ करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि बांग्लादेश ने सर्दियों में कम तलब का हवाला देते हुए अडानी पावर से खरीदी जाने वाली बिजली निस्फ कर दी है। गौर करने वाली बात तो ये रही कि बांग्लादेश और अडानी पावर के दरमियान पहले ही सैकड़ों मिलियन डॉलर के बमुकाबले से मुतल्लिक तनाज़ा जारी है। बकाये की अदायगी से बांग्लादेश ने मना तो नहीं किया, लेकिन सरकारी अफसरान ने पीर के रोज खबररसा एजेंसी रॉयटर्स को यह जरूर बताया है कि बांग्लादेश ने सर्दियों की कम तलब का हवाला देते हुए अडानी पावर से खरीदी जाने वाली बिजली निस्फ कर दी है। ये बात भी तवज्जो तलब है कि अडानी पावर ने बकाया रकम की अदायगी में ताखिर को पेश नजर रखते हुए गुज़िश्ता 31 अक्टूबर को बांग्लादेश की बिजली सप्लाई को निस्फ कर दिया था। इस वक्त बांग्लादेशी हुकूमत ने नाराजगी का इजहार किया था, लेकिन अब अफसरान ने वाज़ेह कर दिया है कि अडानी ग्रुप से फिलहाल निस्फ बिजली की फराहमी जारी रखने को कह दिया गया है। साथ ही अफसरान ने यह भी बताया है कि धीरे धीरे बकाया रकम की अदायगी करता रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद रजाउल करीम का एक बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने यानी अडानी ग्रुप ने हमारी सप्लाई में तखफीफ की तो हम हैरान और नाराज थे। मैं मुख्तलिफ तखफीफ की तो हैरान और नाराज रहने पर कोई तवज्जो मरकूज नहीं की गई। काबिल जिक्र था कि अडानी ग्रुप हिंदुस्तान की मशरकी रियासत झारखंड में 2 अरब डॉलर के बिजली प्लांट से बिजली की फराहमी कर रहा। इसमें 2 यूनिट्स है, जिनमें से हर एक की सलाहियत तकरीबन 800 मेगावाट दर्ज की गई है। 1991 से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कांग्रेस ने मुतल्लिका अपनी नजरिया वाज़ेह करते हुए कहा है कि इस कानून पर हुर्फ बहुर्फ अमल होना चाहिए। साथ ही पार्टी ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को हदफ तनकीद बनाया। इसका कहना है कि साबिक CJI के तबसरों भानुमति का पिटारा खुल गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पीर के रोज इस सिलसिले में पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा है। 1991 में उन्होंने कहा था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर हुर्फ बहुर्फ तामील होना चाहिए। हालांकि साबिक चीफ जस्टिस की 2.5 साल पुरानी तबसरों के सबब भानुमति का पिटारा खुल गया है। एक मस्जिद और अजमेर में सूफी सनत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दावे जैसे मुख्तलिफ हालिया तनाज़ात अफसोसनाक है। जयराम रमेश ने जुमा की रोज हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग का तस्करा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पार्टी ने जुमा को CWC की मीटिंग में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत अपने अज़ाम दोहराए हैं और यही हमारा रुख भी है। हम इसे उठाने जा रहे, लेकिन जरूरी है कि पार्लियामेंट चले और हमें इस इशू को उठाने की इजाजत भी मिले। वो ये कहते हैं कि चिल्लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टियों को अपनी बात कहनी होगी, लेकिन हुकूमत को रास्ता निकालना होगा। लेकिन यहाँ हुकूमत अपने रास्ते से भटक गई है और नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले। संभल में एक मस्जिद और अजमेर शरीफ दरगाह पर दावों से जुड़े एक तनाज़े के बारे में पूछे जाने पर जयराम रमेश ने कहा है कि अफसोसनाक है 20 मई 2022 को साबिक CJI DY चंद्रचूड़ के जरिए किए गए जुबानी तबसरों से ऐसा लगता है कि भानुमति का पिटारा खुल चुका है। 1991 को हुर्फ बहुर्फ नाफिज किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि CWC मीटिंग में संभल तशद्दुद का पस मंजर सामने रखते हुए 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तय अज़ाम पर जोर दिया गया और इल्जाम ऐड किया गया है कि बीजेपी बेशर्मी से इस कानून की खिलाफ वर्जी करती है। यह भी ध्यान रहे कि ज्ञानवापी मामले की समाअत करते हुए इस वक्त के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मई 2022 में कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी को 15 अगस्त 1947 से पहले के किसी ढांचे के मजहबी किरदार का पता लगाने से नहीं रोक सकता है। इन दिनों हिंदुस्तान की कई मसाजिद और दरगाहों से मुतल्लिका तनाज़ात चल रहे। कुछ दिनों कबल संभल जामे मस्जिद के सर्वे में जो तनाज़ा खड़ा हुआ था वो खत्म भी नहीं हुआ कि अजमेर दरगाह का मामला सामने आ गया है। इन दोनों हालात और हालिया तनाज़ात से अभी लोग बाहर भी नहीं निकले थे। अब मजीद एक तनाज़े की खबर कर्नाटक से आई है। रियासत पीर पाशा बंगला कर्नाटक के बिदर जिला में वाक़ई दरगाह के हवाले से बीजेपी रुकन असेंबली बसंत गौड़ा ने कहा है, हमारी तहरीक तब तक खत्म और फिर खत्म नहीं करेंगे। अनुभव मंडम मोदी की तकरीर का हवाला देते हुए कहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के वक्त के बारे में उन्होंने बातचीत की है। भगवान विश्वेश्वर वहां पर वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर काम कर रहे थे। वही एक अजीम योगी सदर हुआ करते थे जिनका नाम प्रभु देवा था और इनके अलावा भी मंडपम के लिए सब लोग बराबर थे। जिन्स या पेशे की बुनियाद पर कोई इम्तियाजी सलूक तो नहीं था। मर्द और खवातीन को भी बिला इम्तियाज यकसा हुकूक दिए जाते थे। काबिल जिक्र है कि 2021 में इस वक्त के वज़ीर-ए-आला BS येदियुरप्पा ने
ने 500 करोड़ रुपए की लागत से जदीद बुनियाद रखी थी। 7.5 एकड़ जमीन पर 6 मंजिला अनुभव मंडप की तामीर भी की गई थी। प्रोजेक्ट में अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इसमें रोबोट सिस्टम, ओपन एयर थिएटर, पानी के तहफ्फुज़ का जदीद तंजीम और लाइब्रेरी, तहकीकी मरकज, प्रार्थना हॉल और योगा सेंटर बनाने की भी तैयारी की गई थी। इसके बावजूद पीर पाशा बंगला दरगाह को लेकर बसंत गौड़ा का बयान मुस्लिम मुनाफरत फैलाने वाला है। इस दरगाह के खिलाफ पहले भी हिंदुत्व लीडरान आवाज उठा चुके हैं और उनका कहना है कि दरगाह अनुभव मंडपम की जगह होना चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने कहा है कि अपनी दिल्ली न्याय यात्रा की क़ियादत में इस यात्रा को लोगों की जबरदस्त हिमायत हासिल हुई और देवेंद्र यादव ने लोगों का इसके लिए शुक्रिया भी अदा किया है। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आप हुकूमत को हस्बे साबिक पुरजोर अंदाज में हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को धोखा देकर और गुमराही फैलाकर बरसर इख्तिदार हुए केजरीवाल को शिकस्त का खौफ सताने लगा है। आप पर कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा का असर दिखाई दे रहा और 2025 में शिकस्त के खौफ से आपके बड़े बड़े लीडरान अपनी असेंबली सीट बदलकर महफूज सीटों की तलाश करते हैं। केजरीवाल भी शिकस्त के खौफ से अपनी नई दिल्ली असेंबली सीट को बदलकर इंतखाबात लड़ने वाले हैं। देवेंद्र ने अवाम से खिताब करते हुए कहा है कि दिल्ली में 11 सालों की बदतर हुक्मरानी, बदउनवानी, गैर फालियत और अवाम को नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ रहा। केजरीवाल समेत उनके वज़रा अराकीन असेंबली ने अपनी मुद्दतकार में अवाम के मसाइल पर भी गौर नहीं किया। इख्तिदार पर काबिज होने से कबल इंतखाबात में जो वादे किए गए थे उनको वफा करने में नाकाम रहे। अब वो सभी आइंदा असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से घबराते हैं। दिल्ली में बदलता माहौल इतना गर्मा गया है कि इंतखाबी इजलास में केजरीवाल समेत उनके वज़रा लीडरान का बाइकआउट किया गया है। केजरीवाल को लगातार अवाम की मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा। दिल्ली कांग्रेस सदर ने मजीद कहा है कि अवाम के पैसे को बदउनवानी की भेंट चढ़ाकर इंतखाबात में इस्तेमाल करने वाले आपका पर्दाफाश हो चुका है। आबकारी घोटाला, शीश महल बदउनवानी, क्लासरूम घोटाला, हेल्थ घोटाला, डीटीसी घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, राशन घोटाला, महिला क्लिनिक घोटाला, बदउनवानी, टैंकर घोटाला, आलूदगी, गाद निकालने में घोटाला, सब दिल्ली वालों के सामने है। ज़ईफ़ी पेंशन न मिलने से ज़ईफ परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से काफी परेशान है, महंगाई आसमान को छू रही, खवातीन मुसालिम और महंगाई से बेहाल है। केजरीवाल खुले मैदान में जहां बड़ी बड़ी बातें और वादे करते हैं, वहीं बंद कमरे में अपने मुस्तकबिल की फिक्र भी करते हैं। देवेंद्र यादव का कहना है कि दिल्ली की अवाम आपकी बदउनवानी और बदतर हुक्मरानी को समझ चुकी है। बदउनवानी के मामले में उनकी 18 अराकीन असेंबली, वज़रा, वजीर आला और कब जेल जाते हैं, जब जेल से बाहर आते हैं, इसका हिसाब किसी के पास नहीं। आबकारी घोटाले के इल्जाम में वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह को जेल हुई थी और मौजूदा वजीर सौरभ भारद्वाज, आतिशी, राज्यसभा रुकन राघव चड्ढा, रुकन असेंबली दुर्गेश पाठक पर आबकारी घोटाले में मुलविस होने से मुतल्लिक इल्जाम किए गए थे। पॉन्जी घोटाला मामले में आज गुजरात के कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है और इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने का मुतालबा किया है। कांग्रेस ने गुजरात बीजेपी लीडर भूपेंद्र झाला के जरिए किए गए 6000 करोड़ रुपए के पॉन्जी घोटाले की सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में सीबीआई जांच का यह मुतालबा दिल्ली वाकई कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और गुजरात कांग्रेस सदस्य शक्ति सिंह गोहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंकशाफ किया है कि झाला ने सीनियर बीजेपी लीडरान से अपने रवाबित का इस्तेमाल किसानों, पेंशन हासिल करने वालों, गरीब मुतवस्सित तबके के आम लोगों को पॉन्जी मंसूबा सरमायाकारी के लिए लुभाने के लिए किया था। इस मंसूबे में लगाई गई रकम 2 साल के अंदर दुगनी करने का वादा किया गया था। गोहल ने झाला के जरिए मुनक्किदा एक तकरीब का दावतनामा भी दिखाया जिसमें वज़राए अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली समेत कई सीनियर बीजेपी लीडरान का तस्करा किया गया है। कांग्रेस लीडर का कहना है कि इस तकरीब में एक मरकजी वजीर और गुजरात के 2 वज़रा मेहमान खुसूसी थे। शक्ति सिंह गोहल ने नामानिगारों से मुखातिब होकर कहा है कि 6000 करोड़ रुपए के घोटाले का मास्टरमाइंड अब फरार है और पुलिस अभी तक इसका पता नहीं लगा पाई है। उन्होंने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा जज की निगरानी में सीबीआई से कराने की तलकीन की है। कांग्रेस लीडर ने हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा, बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहिए कि चोर और धोखेबाज इसके लीडरान और अराकीन क्यों बन रहे और बीजेपी इन्हें तहफ्फुज़ क्यों देती है। बीजेपी को ये जवाब देना चाहिए कि भूपेंद्र झाला नाम के इस ठग क्या शय जैसे और इनके अलावा इनके साथ जो जो अपराध मुलविस पाए गए थे इनके नाम बताए जाए। महकमा खुफिया प्रोग्राम कराने वाले का पस मंजर मुंतजिर रहेगा। क्या महकमा खुफिया ने हुकूमत को नहीं बताया था कि भूपेंद्र झाला ने लोगों के साथ 6000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।
पंजाब के साबिक नायब वज़ीर सुखबीर बादल और 2015 की अकाली हुकूमत काबीना की दीगर मेंबरान को गोल्डन टेम्पल में बैतुल खला और बर्तन साफ करने समेत दीगर मजहबी सजा दे दी गई है। दरअसल सुखबीर बादल ने पीर को कबूल किया है कि अकाली हुकूमत ने डेरा सच्चा सौदा के सरदार राम रहीम को माफी दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। इस मामले में 5 सिंह साहबान की मीटिंग हुई, जिसमें मीटिंग में सुखबीर सिंह समेत 5 दीगर अकाली हुकूमत काबीना के मेंबरान को मजहबी बदफेली के इल्जाम में सजा दी गई थी। अकाली हुकूमत के दौरान मुतनाज़िया डेरा सच्चा सौदा की सरदार राम रहीम को दी गई माफी की वजह से अकाल तख्त ने साबिक वज़ीर प्रकाश सिंह बादल को वापस लिया था। 2007 में सलाबतपुरा में राम रहीम ने गुरु गोबिंद सिंह की तरह लिबास पहनकर अमृत छिड़कने का ड्रामा किया था। इस वाक़े के बाद राम रहीम के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अकाली हुकूमत ने राम रहीम को सजा दिलाने के बजाय इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके वापस कर दिया था। अकाल तख्त के 5 सिंह साहबानों के साथ सुखबीर सिंह बादल ने अकाली दौरे हुकूमत में हुई इस गलती को कबूल किया। सुखबीर सिंह ने कहा, हमसे बहुत सारी भूलें हुई है, हमारी हुकूमत के दौरान बेअदबी के वाक़यात भी हुए हैं, हम मुजरिमों को सजा देने में नाकाम रहे। अकाल तख्त के झत्तेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने सजा सुनाते हुए कहा, सुखबीर सिंह 3 दिसंबर 2024 से रोजाना दोपहर 12 से 1 बजे तक गोल्डन टेम्पल में बैतुल खला की सफाई करेंगे। इसके बाद वो गुस्ल करके लंगर हॉल में जाकर 1 घंटे तक बर्तन धोएंगे। इसके बाद 1 घंटे तक कीर्तन करेंगे। इस दौरान उनके गले में तख्ती डाली जाएगी। दरबार में 2 दिन खिदमत करने के बाद वो अगले 2 दिन केसगढ़ साहब, दमदमा साहब, मक्तर साहब, फतेहगढ़ साहब में खिदमत करके अपनी सजा पूरी करेंगे। बांग्लादेश के लिए भी कुछ भी सही नहीं चल रहा, वहां के हालात इंतहाई दगरगो है। ऐसे में हिंदुस्तानी रियासत त्रिपुरा की हुकूमत ने बांग्लादेश को फौरी तौर पर बिजली 135 करोड़ रुपए की बकाया रकम अदा करने की हिदायत दी है। बांग्लादेश के ऊपर यह बकाया NTPC लिमिटेड के जरिए तयशुदा पावर ट्रेडिंग मुआहदे के तहत हुआ है। त्रिपुरा हुकूमत ने जोर देकर कहा है कि बांग्लादेश ये बकाया रकम फौरी तौर पर अदा करे। रवा साल मई 2024 में भी त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वक्त पर अदायगी न करने की वजह से बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को बिजली की फराहमी महदूद कर दी थी। बांग्लादेश ने गुज़िश्ता 1 साल से वक्त पर अदायगी नहीं की, जिसकी वजह से बकाया रकम अदा नहीं की गई है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट पर त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SECL का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुकाबला है। हम अदायगी के अमल को हमवार करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन माली मुश्किलात सामने आती है। हमने बांग्लादेश के अफसरान को कई खत लिखे हैं। मैंने जाती तौर पर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य से मुलाकात की। वजीर तवन्नाई ने भी मरकजी वज़रात तवन्नाई से बात की ताकि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जा सके। बकाया रकम में इजाफे की वजह से TSECL को भी माली मुश्किलात का सामना है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तहत पलट के बाद से ही कायम उबूरी हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत के कई फैसले बदल दिए हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा हुक्मनामा जारी करते हुए 15 अगस्त की अवामी तातील पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीजन ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें 15 अगस्त को कौमी यौम सोग के तौर पर आम तातील का ऐलान किया गया था। चीफ जस्टिस सैयद अहमद रफत अहमद ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के बाद इसके हुक्मनामे को जारी किया है। 1996 में जब अवामी लीग पार्टी इख्तियार में आई तो 15 अगस्त को यौम सोग के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया था। 15 अगस्त को यौम सोग के ऐलान के बाद से ही हर साल इस दिन को यौम सोग के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन मुल्क में आम तातील हुआ करती थी। 15 अगस्त को यौम सोग मनाने की असल वजह यह है कि इसी दिन बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान और उनके कुछ रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया गया था। उनकी कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए शेख हसीना की हुकूमत ने इस दिन को आम तातील का दिन करार दिया था और कैटेगरी के कौमी दिन के लिए अथॉरिटी से बातचीत भी की थी। 15 अगस्त की मनसूखी के फैसले को रद्द करके फिर से यौम सोग के तौर पर इस दिन को बहाल कर दिया, जो सिलसिला अब तक बाकी था। रवा साल 5 अगस्त को जब अवामी लीग को कौमी और मुल्की सतह पर मुजाहरे का सामना करना पड़ा और अवामी लीग हुकूमत का तख्ता पलट हो गया तो वजीर आजम शेख हसीना को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। तख्ता पलट के बाद कायम उबूरी हुकूमत ने 15 अगस्त की तातील को मनसूख करने का फैसला किया। 13 अगस्त को उबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की ज़ेर सदारत वाले मुशावरती काउंसिल मीटिंग में 15 अगस्त की तातील को मनसूख करने का फैसला दे दिया गया है। यूपी में बिजली कंपनियों की निजकारी की तैयारी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संघर्ष समिति आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुकी है। इस दरमियान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर काउंसिल ने भी UPPCL के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
कंज्यूमर काउंसिल के चेयरमैन उदेश कुमार वर्मा ने निजकारी पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को बहस करने का चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि काउंसिल ये साबित कर देगा कि निजकारी सार्फिन मुखालिफ है। उन्होंने सवाल उठाया है कि निजकारी के बाद सार्फिन की बिजली कंपनी पर निकल रहे 33,122 करोड़ रुपए सरप्लस रकम का हिसाब कौन करेगा। इसमें पूर्वांचल और दक्षिणांचल के सार्फिन का ही 16,000 करोड़ रुपए है। उदेश वर्मा ने रियासती हुकूमत से सवाल करते हुए ये बताने के लिए कहा कि निजकारी के बाद सब्सिडी का क्या होगा, क्या निजी घराने किसानों को मुफ्त बिजली का फायदा देगी? अगर देगी तो नोएडा पावर कंपनी किसानों को मुफ्त बिजली का फायदा क्यों नहीं देती है। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि रियासती हुकूमत किसी निजी घराने को सब्सिडी की रकम देना चाहेगी या फिर नहीं। क्या निजी घराने सार्फिन के निकल रहे सरप्लस रकम की औज में 5 सालों तक बिजली की शरहों में कोई इजाफा होगा या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को इन सारे सवालात का जवाब सार्फिन को देना चाहिए। उधर यूपी में बिजली कंपनियों के निजकारी को पुरजोर मुखालिफत करते हुए बिजली कर्मचारी समकत संघर्ष समिति ने 6 दिसंबर को मुल्कगीर मुजाहरे का ऐलान किया है। इंडियन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर को बाकायदा तौर पर हाई रिस्क फूड कैटेगरी के तौर पर दर्जेबंदी कर दी है और अब उन मसनूआत को लाजमी तौर पर रिस्क पर मबनी मुआयना और थर्ड पार्टी ऑडिट से गुजरना होगा। ये फैसला हुकूमत की जानिब से अक्टूबर में पैकेज वाटर इंडस्ट्री के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से सर्टिफिकेशन की जरूरत को खत्म करने के बाद किया गया। जारी किए गए एक ऑर्डर में FSSAI ने कहा है कि BIS सर्टिफिकेशन की जरूरत खत्म होने के बाद पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मिनरल वाटर को हाई रिस्क के तहत रखा जाएगा। इसके फूड कैटेगरीज के नतीजे में उन मसनूआत के मैन्युफैक्चरिंग को सालाना रिस्क पर मबनी मुआयने से गुजरना होगा। नई हिदायत के तहत FSSAI ने यह भी वजाहत की है कि मैन्युफैक्चर या प्रोसेस जिन्हें अब तक BIS सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, उन्हें लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन हासिल करने से पहले मुआयने से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा तमाम मरकजी लाइसेंस याफ्ता मैन्युफैक्चरर्स को जो हाई रिस्क कैटेगरीज में शामिल है बशमुल पैकेज वाटर, FFISE और तस्लीम शुदा थर्ड पार्टी फूड सेफ्टी एजेंसी से सालाना ऑडिट कराना जरूरी होगा। ये फैसला उस वक्त आया जब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री के कंप्लायंस के तकाजों में कमी की दरख्वास्त की थी। खास तौर पर BIS और FSSAI दोनों से सर्टिफिकेशन की जरूरत खत्म करने की ख्वाहिश की गई है। बगैर टिकट बस या ट्रेन में सफर करना एक आम सी बात समझी जाती है, लेकिन एक अमेरिकी खातून ने तमाम हदें पार करते हुए बगैर टिकट हवाई जहाज के जरिए अमेरिका से फ्रांस का सफर कर लिया। जी हां, ये गैर मामूली वाकया न्यूयॉर्क के जॉन F कैनेडी एयरपोर्ट पर पेश आया है, जहां तातीलात के बाद मुसाफिरों का बेपनाह रश था। इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए खातून ने हवाई सफर के लिए जरूरी तमाम चेक पॉइंट्स को धोखा दे दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा खातून ने पहले शिनाख्ती काउंटर्स को बाईपास किया, फिर बोर्डिंग पास के स्टेशन से भी बगैर किसी रुकावट के गुजर गई और जहाज में सवार होकर पेरिस रवाना हो गई। खातून के बगैर टिकट होने का राज सफर के इख्तिताम पर उस वक्त खुला जब जहाज के अमले ने महसूस किया कि खातून मुसलसल बाथरूम में छुपी हुई है। जब जहाज पेरिस लैंड करने वाला था तो कप्तान ने ऐलान किया है कि संगीन सिक्योरिटी मसले की वजह से फ्रांसीसी पुलिस जहाज में दाखिल होगी। तमाम मुसाफिरों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपनी निशिस्तों पर बैठे रहे जब तक कि मसला हल न हो जाए। पेरिस लैंडिंग के बाद पुलिस ने खातून को तहवील में ले लिया। एयरलाइन ने खातून की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की और यह भी वाज़ेह नहीं किया है कि उन्होंने सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को कैसे उबूर किया था। ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन तर्जुमान के मुताबिक खातून ने 2 जगहों पर सिक्योरिटी स्कैनिंग मुकम्मल की थी, जिसका मतलब है कि वो किसी ममनुआ चीज के साथ जहाज पर सवार नहीं हुई थी, इसलिए परवाज को कोई खतरा तो नहीं था। ये वाकया एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर सवालिया निशान छोड़ जाता है और इस बात की वजाहत की जाती है कि रश के दौरान ऐसे वाकयात कैसे पेश आ सकते हैं। फ्रांस में खातून के साथ क्या सलूक किया गया, इसकी तफसीलात मंजर-ए-आम पर नहीं आई है। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।